गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस एपिसोड में हम मौलिक अधिकार से संबंधित उन सारे सवालों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी, बीपीएससी या अदर पीसीएस के एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और हम उन सवालों को नहीं बना पाते हैं। अगर आपने मौलिक अधिकार से संबंधित मेरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पर जा कर के उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। एमपीपीसीएस 2015 का यह सवाल है। आइए इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन है आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 17। तो ये जो आर्टिकल 20 है ये अपराध सिद्धि के विरुद्ध अधिकार है। ये आर्टिकल 19 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। समाज में छुआछूत की भावना थी जिसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 19 के तहत कर दिया। अब छुआछूत की भावना नहीं है और अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में भी बना है। भले ही संविधान अस्पृश्यता से संबंधित परिभाषा को क्लियर करने में मौन है, संविधान ने अस्पृश्यता को क्लियर नहीं किया है, लेकिन समाज में छुआछूत की भावना को समाप्त करते हुए आर्टिकल 17 में ही यह प्रावधान किए गए हैं कि जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है, उनके मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बनाए रखने का उनको अधिकार है। मैसूर उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था और उस निर्णय ने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि जो भी समाज की छुआछूत से संबंधित, अस्पृश्यता से संबंधित उनके सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर भेदभाव करेगा तो वो दंड का भागी होगा। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 17। अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? देखिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको समझिए। आइए, ये सवाल अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 से है, लेकिन इसी से इसका आंसर निकलेगा। देखिए, अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के केवल लिंग, जाति, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें केवल शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि केवल लिंग, जाति, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इट मीन्स अगर ये नहीं होंगे तो विभेद करेगा।
यही नहीं ये अनुच्छेद कर रहा है। तो ये प्रावधान किया गया है समाज में, राज्य को ये अनुमति दी गई है कि राज्य किसी बच्चे के लिए, किसी महिला के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, मतलब है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को विशेष आरक्षण दे सकता है, उसकी समय सीमा बढ़ा सकता है। जैसे बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण की सुविधा मुहैया कराया था। तो इस आधार पर विशेष छूट हो सकते हैं। जैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। राज्य को ये भी अनुमति दी गई है, यह भी अधिकार है कि वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किसी विशेष उपबंध का प्रावधान करेगा। विशेष उपबंध का प्रावधान करने का मतलब है कि विधानसभाओं के सीटों में आरक्षण करेगा, उनके जो शुल्क लगते हैं स्कूल में या फिर परीक्षा शुल्क लगते हैं उसमें छूट की प्रावधान करेगा। 93वां संविधान संशोधन 2006 में किया गया और अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया कि राज्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षण संस्थान में, या वह सरकारी हो या सरकारी न हो, उन सबों में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करेगा। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15(5). आर्टिकल 16 में जो वर्णन किया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्य पिछड़े हुए जातियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि 1979 में, मैं आपको एक बताता हूँ, 1979 में इस सबको लिखते चलेंगे, मोरारजी देसाई की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। उस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में 3743 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई है और उनका भारत की जनसंख्या में 52% की हिस्सेदारी है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सिफारिश की कि इन्हें 27% का आरक्षण दिया जाए, जिसे 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने 27% का आरक्षण का प्रावधान कर दिया। आगे चलेंगे 1991 में नरसिम्हा राव की जब सरकार बनेगी उनके निर्देशन में, तो नरसिम्हा राय सरकार ने 27% का आरक्षण वो और 10% का आरक्षण जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उच्च जातियां हैं उनके लिए प्रावधान किया, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने 10% का जो आरक्षण था आर्थिक आधार पर, जिसे उच्च जातियों के लिए था, उसे उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। तो उससे ये संबंधित है, इन सभी चीज़ों को नोट कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 15 सब कॉल्यूम 5। आर्टिकल 15 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के लिए केवल लिंग धर्म जाति आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और उसके सब कॉलम में राज्य को अधिकार है कि वह किसी विशेष प्रावधान कर सकता है, या फिर वो जाति के लिए हो या महिलाओं के लिए हो या बच्चों के लिए हो, वो किसी के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आइए आगे की ओर चलते हैं, अगला सवाल की ओर। इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? देखिए, मौलिक अधिकार का आर्टिकल 13 राज्य यह प्रावधान करता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करे या सीमित करे या नियंत्रित करे। कोई भी विधि राज्य नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो।
अगर इस तरह का विधि बनाए जाने पर चुनौती दी जाती है कि किसी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, तो उस विधि को अवैध घोषित किया जा सकता है। और यह शक्ति आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को है और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को है। देखिए, विधियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थाई विधि और एक अस्थाई विधि। अस्थाई विधि जो है यह विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक के रूप में होता है और यह राज्यपाल तथा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के माध्यम से होता है। अगर इस तरह का कोई भी विधि बनती है जो मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वो अवैध घोषित किया जा सकता है। यह प्रावधान जो है कि राज्य को विधि बनाने से रोका जाता है वो आर्टिकल 13 में है। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को सीमित करे, नियंत्रित करे, कम करे, अल्पीकरण करे। इसका आंसर होगा आर्टिकल 13। इसमें जो आर्टिकल 32 है तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 245 है तो आर्टिकल 245 के तहत केंद्र एवं राज्य के विधानमंडलों की शक्तियों का विस्तार है, विधि बनाने की शक्तियों का विस्तार है। और आर्टिकल 326 है जिसके तहत लोकसभा या राज्य की विधानसभा का सदस्यों का चुनाव ये आप देखेंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, वो प्रावधान किया गया है। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो आइए इसको बहुत व्यापक तरीके से समझते हैं। आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय, इस दोनों आर्टिकल के तहत ये दोनों 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश प्रतिषेध, उत्प्रेषण और लास्ट अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट उस समय जारी किया जाता है जब कोई यह व्यक्ति समझता है कि मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया है, तो वह इस याचिका पर, मतलब कि अपनी याचिका पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यह रीट जारी करती है कि उस जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उसको सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तो यही इसका आंसर होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाती है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अब आइए परमादेश को समझते हैं। जब कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन न करता है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इस रीट को जारी करके यह आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्रतिषेध, जब निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर वर्क करते हैं तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं इसी रीट के द्वारा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर वर्क ना करें। उसके बाद उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के तहत जो निम्न न्यायालय के पास लंबित मामला होता है, ये इस रीट के द्वारा उस लंबित मामला को कहते हैं कि हमारे यहाँ भेजिए और उस मामला को हम सुनवाई करेंगे। लास्ट में अधिकार परीक्षा, जब कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा वर्क कर रहा है जो उस वर्क को करने के लिए उसका वैधानिक अधिकार नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इस प्रकार का रीट जारी करके उससे पूछती है कि आप किस हैसियत से इस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये है, इसी अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, इसको समझ लीजिए। मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल है,
संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, इस पर आपसे बहुत कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हिमायतुल्लाह ने संविधान को शरीर तथा आत्मा प्रस्तावना को माना है। उनका स्टेटमेंट प्रस्तावना के लिए है। सुभाष कश्यप का भी सेम स्टेटमेंट है। तो ऐसे अगर सवाल पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना होगा इसका जवाब। लेकिन अगर सवाल पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो उसका आंसर आर्टिकल 32 होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारापेक्षा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर होगा बी। यूपीपीसीएस 2016 में ये सवाल पूछे गए थे। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये इसका आंसर होगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS का सवाल है 2005 का। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। ये स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद आर्टिकल 300A यह संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार ये 301 नहीं है। संपत्ति का अधिकार 300A संपत्ति का अधिकार है। अगला स्टेटमेंट है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल राइट। मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है। मूल संविधान जिस समय बने थे उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार के श्रेणी में डाल दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया। अगला स्टेटमेंट है इसका, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 24वां संविधान संशोधन अंततः स्थापित किया गया था। नहीं, 44वां संविधान संशोधन के समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। उस समय भारत में आपातकाल लगे हुए थे, जिस कारण इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन कर 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया। ये चीज़ तो इसका स्टेटमेंट एक ही सही है, जो है दूसरा, कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। इसीलिए इसका आंसर होगा ए, केवल 2। आगे चलते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आइए समझते हैं इसको। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का
प्रावधान करता है। आर्टिकल 21, इसी आर्टिकल 21 ए में शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसी में निजता का भी अधिकार है। आर्टिकल 21 ए में निजता का अधिकार, तो इतने प्रावधानों को करता है ये। आगे चलते हैं, मिटा देता हूँ इसको। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, ये बात सही है। ये भाषा के आधार पर और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को बांटता है। केवल संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, यह भी सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो संविधान का अनुच्छेद 21 का काफ़ी व्यापक दायरा है। उसमें शुद्ध वातावरण में जीने का अधिकार, शुद्ध जल पीने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, उसके बाद आप देखेंगे बच्चों के शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, मनचाहे लड़के या लड़की से शादी करने का भी अधिकार। IAS 2019 में ये सवालों पूछा गया था। तो ये बहुत सारे अवधारा। अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। एक चिकित्सा द्वारा घायल चिकित्सीय सहायता, बिल्कुल एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता करना उसका अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, यह भी आर्टिकल 21 में है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, यह भी आर्टिकल 21 में है। मृत्यु दंड जो है वो नहीं है आर्टिकल 21 में। इसका आंसर होगा डी। आइए अगला देखते हैं सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार होगा? तो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है, जिसमें आर्टिकल 29 यह प्रावधान करता है कि जो भी अल्पसंख्यक है उसे अपने रुचि का शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा। तो वहीं आर्टिकल 30 यह कहता है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी अल्पसंख्यक को उनके जाति भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। अगला सवाल है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 29। अगला सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन। तो आर्टिकल 25 में अंतःकरण द्वारा व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका वर्णन है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं अपने अंतःकरण द्वारा, ये आर्टिकल 25 में वर्णन है, उसका स्थापित कर सकते हैं। आर्टिकल 26, जो धर्म आप अपनाए हैं उस धर्म को स्थापित कर सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, ये सब आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 27, ऐसे कर आपसे नहीं वसूले जाएंगे जिनकी इनकम धार्मिक अनुष्ठान के लिए की जा रही हो। तो ये कर निषेध है, धार्मिक अनुष्ठान से होने वाले इनकम कर नहीं वसूले जाएंगे। और आर्टिकल 28, राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा
नहीं देगा। उसका प्रावधान आर्टिकल 28 में किया गया है। आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी सही। धर्म को, आपका जो धर्म है उसके अनुसार आप उसकी स्थापना भी कर सकते हैं। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी राज्य अपने अनुसार विधि निर्माण कर सकते हैं का अधिकार है उन्हें। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, धर्म परिवर्तन करवाने का अधिकार नहीं है किसी भी धार्मिक निकायों को कि आप आइए यहाँ धर्म परिवर्तन करिए, ये भारत में नहीं है। इसका आंसर होगा सम्मिलित में 1, 2, 3, चौथा नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ए। देखिए 10 अगस्त 2015 को राजस्थान न्यायालय ने जैन धर्म के संथारा को आत्महत्या करार दिया था और उस पर आत्महत्या के मुकदमा चलाने की प्रावधान किए थे, जिसे 31 अगस्त 2015 को उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दिया कि नहीं, जैन धर्म का जो संथारा है, संलेखना है, एक प्राचीन परंपरा है और उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, इसीलिए इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। संथारा और संलेखना एक प्रकार की पद्धति है जिसमें आप बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए अपने शरीर को मुक्त कर सकते हैं अपने आत्मा से। आगे चलते हैं। अगली सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ये आर्टिकल 21 में आप अपने पसंद, ये IAS का 2019 का सवाल है, आप अपने पसंद के व्यक्ति के विवाह करने का अधिकार है आपको आर्टिकल 21 के तहत। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य करने की मांग 1917 से भारत में हो रही है। 1917 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो महात्मा गांधी के गुरु थे, उन्होंने इस चीज़ की मांग की थी सर्वप्रथम। उसके बाद 1937 में यही मांग महात्मा गांधी ने और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था कि अनिवार्य शिक्षा को लागू किया जाए, प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। अभी ये जो मामला आया था उन्नन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में इस चीज़ का क्लियर हुआ कि जज ने कहा कि आप आर्टिकल 21 और आर्टिकल 45, ये DPSP है भाग 4 और ये मौलिक अधिकार भाग 3, इसको और इसको साथ में पढ़ने का आदेश दिया कि आप आर्टिकल 21 और आर्टिकल 45 को साथ में पढ़िए। तो आर्टिकल 21 में जीवन यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। तो अब जब हमारा जीवन का अधिकार है तो हम एक सम्मानपूर्वक जीवन जिएंगे कब? जब शिक्षित होंगे तब ना। तो इस चीज़ को दोनों को मिला करके यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाला जाए और आगे चल करके 86वां संविधान संशोधन किए गए 2002 में और शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 में ही शामिल किया गया। 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, आइए अगला सवाल को देखते हैं।
इसका आंसर होगा उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश। अगला सवाल IAS प्री 2018 का है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त कथन सही है एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वां संशोधन के अधीन उपबंध। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार तथा विधि का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये तो नहीं होंगे। अनुच्छेद 17 भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है, ये भी नहीं होंगे। और यह भाग 3 में है और यह समता के अधिकार के अधीन में है। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता, बिल्कुल यही आंसर होगा। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 यही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इसी 21A में आप ध्यान से सुनेंगे, 24 अगस्त 2017 को KS पुत्तुस्वामी की याचिका पर 9 जजों की बेंच ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा। आर्टिकल 21A में KS पुत्तुस्वामी की याचिका पर 9 जजों की बेंच ने 24 अगस्त 2017 को यह प्रावधान किया था। निजता का अधिकार KS पुत्तुस्वामी 9 जजों की बेंच। नोट कर लेंगे इसको। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसका आंसर होगा C। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, तो समता का अधिकार, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का तथा विधि का समान संरक्षण। ये जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान। और ये जो विधि का समान संरक्षण है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए, आर्टिकल 15, राज्य किसी नागरिक के केवल जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेद या विभेद नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। आइए, आर्टिकल 16, लोक नियोजन में समता का अधिकार। और आर्टिकल 17, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। तो ये रहा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसका आंसर होगा 14 से 18 तक। इसका आंसर होगा C। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा
बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो नहीं आता है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 गो अधिकार है। एक तो पहला विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसी में प्रेस की आज़ादी और उसी में झंडा फहराने की भी आज़ादी 19(1)(a) में। दूसरा, बिना हथियार के सभा करने की आज़ादी। तीसरा, देश में अबाध रूप से भ्रमण की आज़ादी। चौथा, देश में कहीं भी बस जाने की आज़ादी। पाँचवा, संघ बनाने की आज़ादी। और छठा, जीविका उपार्जन करने की आज़ादी। तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 19 में इतने 6 प्रावधान किए गए। तब इसके आंसर में आप देख लीजिए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, यही आंसर होगा। आप अफसर का घेराव नहीं कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना। शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का अधिकार है सभा करने का। एकत्रित जनता, जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, एकत्रित है, आप एकत्रित होइए लेकिन बिना हथियार के। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकता है। अगर यह किसी मानव के लिए, किसी समाज के लिए खतरा है तो इस पर कानून राज्य बना सकती है। इसका आंसर होगा ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में, ये आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 15 राज्य केवल जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार तथा विधि का समान संरक्षण। अगला सवाल है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपको 23 और 24 का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 मानव का दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम को रोक। और आर्टिकल 24 बालकों को जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं उनका नियोजन प्रतिषेध। देखिए, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। पहले के समय में, प्राचीन कालम में मानव का व्यापार हुआ करते थे। इंग्लैंड और अफ्रीका में, अमेरिका में दास व्यापार चलते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, इल्तुतमिश दास था, बलबन दास था। उस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह के जो भी व्यापार होते थे, खरीद फरोख्त होते थे, दास दासियाँ थे, ये महिलाओं की खरीद फरोख्त होती थी, तो उस पर रोक लगा दिया गया है। वस्तु, मानव कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए इसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। और बलात् श्रम, जो जमींदारी प्रथा थी, तो जमींदारों के यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो पेट पर काम करते थे, मतलब भोजन पर, उनके बदले उनको कुछ दिया नहीं जाता था, जो बलात् श्रम किया जाता था। तो उस सभी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है कि ऐसा नहीं है, किसी को आप बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकते हैं। उसके बाद 6 से 14 वर्ष तक, आर्टिकल 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को भारी उद्योग में, कारखानों में, खान में काम करने के लिए नियोजन पर नहीं रखा जा सकता है। ये आर्टिकल 23 और 24 में प्रावधान है। अब आइए इसके ऑप्शनों को देखते हैं। मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, बिल्कुल सही। ऑप्शन एक सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 और 30 में है। शोषण के विरुद्ध तो है नहीं, उनका अपना आर्टिकल है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन निषेध, तो ये आर्टिकल 24 में है। यानी कि 1 और 4 सही है। इसका आंसर होगा सी, 1 और 4। आर्टिकल 23 के तहत मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक, आर्टिकल 24 के तहत बालकों के नियोजनों पर रोक। आइए, भारतीय संविधान, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13
का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 13 में जो प्रावधान है कि अनुच्छेद 13 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार के उपबंधों को प्रतिबंधित करे, नियंत्रित करे, सीमित करे, अल्पीकरण करे। ये जो आर्टिकल 13 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो राज्य को विधि बनाने से रोकता है, ऐसा विधि जिससे किसी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। इस पर अगर चुनौती दी जाएगी तो वह कानून अवैध घोषित होगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय इसके प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता। तो भारत में समाचार आर्टिकल यानी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है, यही इसका आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में ए में प्रेस की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, झंडा फहराने की आज़ादी है। आगे आइए, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b)(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है, ये नहीं होगा, ये गलत है। संविधान का 19(1)(a) में ही है इसका आंसर। संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों द्वारा प्रतिबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित है, जो यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए किसी किए गए कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जाएगी कि यह कार्य आपका अवैध है। आगे चलिए, देश में विधि के शासन में के प्रवर्तन से ही उद्भव हुआ है, ऐसा नहीं है। इसका आंसर होगा ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a). अगला सवाल है यूपीपीसीएस मेंस 2016 का सवाल है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, ये स्टेटमेंट है। अगला कारण है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो देखिए, राज्य में असमान लोगों कहने का क्या अर्थ है, यानी कि राज्य में जो भी लोग निवास कर रहे हैं वो एक समान नहीं है, तभी ना असमान। और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। राज्य अनुच्छेद 15 सब कॉलम 2 और 3 के तहत राज्य को यह अधिकार है कि राज्य किसी बच्चे के लिए, महिला के लिए विशेष उपबंध करेगा। जैसे आप देखेंगे महिलाओं को पंचायत में आरक्षण का प्रावधान, आप पंचायत में आरक्षण, भारत में बिहार पहला देश है जो 50% आरक्षण का प्रावधान किए हुए हैं। उसके बाद आप देखिए कि राज्य को यह अनुमति दी जाती है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उनका उपबंध करेगा। तो यह उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर रहा है, क्योंकि राज्य बांटा हुआ है, राज्य के लोग बटे हुए हैं। आप देखेंगे SC ST, उसके बाद देखेंगे MBC EBC OBC, उसके बाद जनरल, इतने प्रावधान में लोग बटे हुए हैं। तो ये जो SC ST MBC OBC EBC है, ये सब भी है। तो इस सब के उत्थान के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान आया 27%, OBC इस सब के लिए, SC ST इस सब का शायद 16% है अभी, और जनरल के जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोग हैं उनको 10%। तो इसके लिए राज्य प्रावधान कर रहा है। अगला है इसमें स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार है तथा विधि का समान संरक्षण है। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सही, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, इसका आंसर होगा
सी, ए और आर दोनों सही, ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है क्योंकि समाज में असमान लोग हैं। अगला चलिए, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनमें अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 14, 15, 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 में किया गया है। आर्टिकल 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान करता है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़े गए थे। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत झंडे को अपने घर पे लगाना, हाथ में लेकर के चलना, फहराना आपका मौलिक अधिकार है। 2004 में V.N. खर्रे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्णय सुनाया कि सम्मानपूर्वक झंडा को फहराना, अपने घर पे लगाना व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है और यह कोई भी व्यक्ति अपने घर पे सम्मानपूर्वक झंडा लगा सकते हैं, उसको फहरा सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) में। यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं पुनः नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे।